अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ताहिर और बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 13 के साथ हाजिर हुआ हूं। और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एंजाइम एंड इट्स क्लासिफिकेशन। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम के बारे में, देन हम बात करेंगे एंजाइम एज अ कैटलिस्ट, देन हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम को देखेंगे, देन हम एंजाइम एंड कैटलिस्ट के दरमियान में डिफरेंस पे बात करेंगे और एट द एंड बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम के बारे में। और अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले देखते हैं एंजाइम के बारे में। व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। एंजाइम आर प्रोटीन नेचर के। एंजाइम की जो नेचर होती है वो प्रोटीनियस होती है। एंजाइम आर catalyze chemical reaction without being changed at the end of reaction। के enzyme reaction के end पे without change obtain होते हैं, कि बगैर किसी चेंज के हमें हासिल होते हैं। मतलब ये कि रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं और उस रिएक्शन के दरमियान में खुद के अंदर कोई चेंज नहीं आने देते, मतलब खुद इन्वॉल्व नहीं होते, उनके अंदर चेंजेस नहीं आती, उनका केमिकल स्ट्रक्चर कंपोजिशन बिल्कुल सिमिलर ही रहती है। जैसे हमने रिएक्शन के स्टार्ट में इनको यूज किया है, एट द एंड भी हमें वैसे ही ऑब्टेन होंगे। एंजाइम एज अ कैटलिस्ट। एंजाइम कैटलिस्ट के तौर पे कैसे काम करते हैं? एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। के एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं, दैट इट अकर मोर रेडियली। के मतलब जो बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होने की वजह से केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहे होते, उनकी जो स्पीड होती है वो कम होती है, तो ये एंजाइम जो है उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं और रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी पे बात करें कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, सपोज कि हमारे पास जो है एक बड़ा सा पत्थर है। इमेजिन केमिकल रिएक्शन एज अ प्रोसेस ऑफ रोलिंग अ ह्यूज स्टोन। एक बड़े पत्थर का जो केमिकल रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एक बड़े से पत्थर को अगर हम रोल करेंगे अप टू हिल, एक पहाड़ी तक लेके जाएं, खास लिमिट तक लेके जाएं, एक खास हाइट तक लेके जाएं और वहां पे ले जाने के बाद से छोड़ दें, तो वो नीचे गिरेगा और छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। और जो छोटे टुकड़े होंगे वो हमारे पास बतौर प्रोडक्ट होंगे और जो बड़ा बड़ा पत्थर होगा वो बतौर रिएक्टेंट काम कर रहा होगा। तो क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? इस मिसाल से हम एक्टिवेशन एनर्जी को समझ सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी नीडेड टू रोल द स्टोन अप टू हिल। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है कि जिसकी मदद से हम बड़े पत्थर को पहाड़ी तक रोल करके जाएं, पहाड़ी तक उसको लेके जाएं। जो एनर्जी हमें चाहिए होगी उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। एट द थर्ड प्रोसेस क्या होगा कि उस पहाड़ी तक लेके जाने के बाद हम क्या करेंगे कि उस पत्थर को छोड़ देंगे। उस पत्थर को छोड़ने के बाद क्या होगा, द स्टोन रोल डाउन एंड ब्रेक इनटू टिनी पीसेस। कि वो जो पत्थर होगा वो वहां से रोल करेगा, गिरेगा और रोल करता हुआ छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। और वो जो छोटे टुकड़े होंगे वो एक रिएक्शन में हमारे पास वो बतौर प्रोडक्ट होंगे। और रिएक्टेंट कौन सी चीज होगी? जो बड़ा पत्थर हमारे पास रेस्ट पोजीशन में स्टार्ट में मौजूद था। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि उस रेस्ट की पोजीशन से लेके उस पत्थर को ऊंचाई तक, पहाड़ी तक लेके जाने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर थी, एक केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट करने तक जो हमें एनर्जी रिक्वायर थी, उसे हम क्या कहेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। सपोज हमारे पास अगर एक्टिवेशन एनर्जी ना होती और ये पत्थर ऐसे ही पड़ा रहता तो कभी भी ये टुकड़ों में तकसीम नहीं हो सकता था। जब हमने इस पे एनर्जी अप्लाई की, यूज की और इसको एक खास ऊंचाई तक लेके गए, वहां से छोड़ने के बाद ये आगे प्रोडक्ट में तब्दील हुआ। तो ये जो एनर्जी रिक्वायर थी इसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कह सकते हैं। द एनर्जी नीडेड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। के केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम क्या कह सकते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें एंजाइम के बारे में पता होना चाहिए। एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। कि एंजाइम जो है ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होंगे और ये किसी ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस किए हुए होंगे। मतलब ये कि ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन किए जाते हैं। द रिएक्टेंट इन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इज कॉल्ड सबस्ट्रेट।
कि किसी भी रिएक्शन के अंदर द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट यूज होता है, जो भी चीजें इस्तेमाल होती हैं, मतलब जो भी अशिया को इस्तेमाल करके हम दूसरी अशिया बनाते हैं। सपोज ये एग्जांपल पे जो हमने पत्थर की इस्तेमाल की, जो बड़ा पत्थर था वो हमारे पास बतौर रिएक्टेंट था, जो मतलब कि हमने उससे प्रोडक्ट ऑब्टेन किया, तो इसको हम सबस्ट्रेट का नेम भी दे सकते हैं। द रिएक्टेंट इन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन के वो रिएक्शन जो जिनको एंजाइम कैटालाइज कर रहा होगा, उसके अंदर मौजूद रिएक्टेंट को हम सबस्ट्रेट कहेंगे। अगर हम यहाँ पे पिक्टोरियल व्यू देखें, इस मॉडल को देखें कि किस तरह से एक एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान में जो है कि रिलेशन होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल हमें क्लियर नजर आ रहा है कि ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है, सपोज हमारे पास ये सबस्ट्रेट है, रिएक्टेंट है, और ये आपको ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा होगा कि ये हमारे पास जो है, ये सपोज हमारे पास एंजाइम है। तो सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ जुड़ेगा और एंजाइम की एक खास जगह होती है, एक खास साइट होती है, जिसके साथ जिस साइट के ऊपर आके सबस्ट्रेट जो है वो जुड़ सकता है, और उस साइट को हम कहते हैं एक्टिव साइट। अब सपोज क्या होता है कि अगर एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट की साइट बिल्कुल आपस में मैच ना कर रही हूँ, तो एंजाइम जो है वो अपने शेप के अंदर स्लाइटली चेंज लाता है, थोड़ा सा चेंज कर लेता है, ताकि उस सबस्ट्रेट को बाइंड कर सके। आपको यहाँ पे इन द वेरी फर्स्ट भी नजर आ रहा होगा कि एंजाइम की शेप कैसी थी, और इन द सेकंड आपको जो नेक्स्ट पिक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एंजाइम ने किस तरह से अपने आप को मॉडिफाई किया। और सेकंड पिक में आप देख सकते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब देन क्या होगा कि ये एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करेगा, मगर ये प्रोडक्ट जो है एंजाइम के साथ ही मौजूद रहेगा, और ये इस फॉर्म को हम कहेंगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। इससे पहले हमने बात की थी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उस वक्त जो थे वो सबस्ट्रेट जुड़े हुए थे, वो एंजाइम जो सबस्ट्रेट थे वो प्रोडक्ट में तब्दील नहीं हुए थे। बट जब एंजाइम के साथ अटैच हुए, तो एंजाइम ने उन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील कर दिया, और ये जो एक कॉम्प्लेक्स बना, इसको हमने एंजाइम एंड प्रोडक्ट का नाम दिया। अब क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट होंगे, ये एंजाइम को छोड़ जाएंगे, लीव कर जाएंगे, और ये प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएंगे, और एंजाइम की जो शेप होगी वो बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे एट द स्टार्ट में हमने देखी थी। एट द वेरी फर्स्ट हमने देखा था कि जो शेप पहले एंजाइम की थी, और एट द एंड हम देखें तो बिल्कुल वैसी ही शेप रहेगी कि जो सबस्ट्रेट आए, उन्होंने बाइंड किया, कॉम्प्लेक्स बना, कॉम्प्लेक्स के बाद प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, प्रोडक्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स के बाद फिर प्रोडक्ट बने, और प्रोडक्ट ने एंजाइम को छोड़ दिया, और एंजाइम की जो शेप है वो बिल्कुल वैसी ही रही जैसी बिल्कुल स्टार्ट में एंजाइम की थी। तो अगर हम देखें कि ये जो एक्टिव साइट है ये क्या होती है, द स्मॉल पोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल, द स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम, कि वो साइट एंजाइम की, वो साइट, वो जगह जहां जो जो रिएक्शन के जो कैटालाइज करने के रिस्पांसिबल होती है, कि उसने वो साइट जो रिएक्शन को प्रोसीड करती है, कैटालाइज करती है, उसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। तो बिल्कुल जैसे अभी हमने बात की थी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जिसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। एंजाइम आर सुपीरियर टू अदर कैटलिस्ट इन सेवरल वे, कि अगर हम बात करते हैं एंजाइम की, तो ये तो हमने देखा है कि एंजाइम एज अ कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा है, मगर ये कैटलिस्ट से कैसे अच्छा है, ये किस तरह से बेहतर है। अगर इसकी बात करते हैं कि एंजाइम भी जो है वो जो रिएक्शन प्रोसीड करवा रहा होता है, और कैटलिस्ट भी रिएक्शन प्रोसीड करवा रहा होता है, तो एंजाइम कैटलिस्ट से कैसे बेहतर है उसकी हम बात करते हैं। इन द वेरी फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, दे हैव मच ग्रेटर कैटालिटिक पावर, कि इनके अंदर जो रिएक्शन को प्रोसीड करने की पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। सपोज हमारे पास यहाँ एग्जांपल है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अगर आपस में मिले तो ये H2CO3 बनाते हैं, और इसके लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज चाहिए होता है। अगर हम यहाँ पे इसके चार्ट को देखें, अगर हम इस यहाँ पे चार्ट को देखें, तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है रिएक्टेंट का, यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिले, और अगर हम बगैर एंजाइम के रिएक्शन को प्रोसीड करवाएं, तो इनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है वो यहाँ तक चाहिए होती है, वेरी पीक जाना पड़ता है।
तो अब यहाँ तक एनर्जी चाहिए होगी, देन ही रिएक्शन प्रोसीड होगा, अदरवाइज कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वैसे ही रहेंगे। अगर हम इसके अंदर एंजाइम डाल दें, कार्बोनिक एनहाइड्रेज डाल दें, तो इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो बहुत लो हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड जो वेव नजर आ रही है और ब्लू वेव नजर आ रही है, इसके दरमियान में कितना डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है ये दरअसल एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस है, और ये डिफरेंस सिर्फ एंजाइम की वजह से ही आया है। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाएगी तो इजीली ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो H2CO3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम के इतनी सी एनर्जी चाहिए होती है एंजाइम के साथ। अगर विदाउट एंजाइम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ कितनी मतलब ऊंचाई तक जा रहा है। और यहाँ से आप एट द एंड यहाँ पे देखें कि कैसे रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में तब्दील हुआ है। तो जो एनर्जी रिलीज हुई है ड्यूरिंग प्रोडक्ट फॉर्मेशन वो इतनी ही होगी, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ओवरऑल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शन के जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिले विदाउट एंजाइम थे तो उनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए थी कि जिससे जो है वो रिएक्शन प्रोसीड हो। एंजाइम इस्तेमाल किया, उससे एक्टिवेशन एनर्जी लो हो गई। जो एक्टिवेशन एनर्जी लो हुई, एंजाइम जो है अपने एंजाइम ने अपना फंक्शन परफॉर्म किया और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हुए। जो ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हुए तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में तब्दील होने से जो है वो एनर्जी रिलीज हुई, और ये एक जो था एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन था। अगर हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि एंजाइम कैसे कैटलिस्ट से बेहतर है, तो एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक विद वेरिंग डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी के जो एंजाइम है वो हाईली स्पेसिफिक है, वो मखसूस होता है। और वो मखसूस कैसे होता है, वो एक केमिकल के लिए भी हो सकता है, एक केमिकल के ग्रुप के लिए भी हो सकता है, एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए भी हो सकता है। तो उसके आगे हम टाइप्स की बात करते हैं। absolute specificity, they act on one substrate and only on that substrate, के वो सिर्फ एक, कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं कि वो सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट पे एक्ट करते हैं और उसी सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में तब्दील करते हैं और किसी भी सबस्ट्रेट पे अफेक्ट नहीं करते। और उस ये जो करैक्टर है इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। इसी तरह स्टेरियोस्पेसिफिसिटी क्या है कि ये भी एंजाइम की एक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें ये होता है कि एंजाइम दैट कैन डिटेक्ट द डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल आइसोमर, कि वो एंजाइम जो सबस्ट्रेट की जो ऑप्टिमेरिक आइसोमर्स फॉर्म है कि जिसमें जो है जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो सबस्ट्रेट होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो उन मिरर इमेज में मौजूद जो सबस्ट्रेट है उनमें से एक को पहचान लेता है एंड सेलेक्ट ओनली वन ऑफ सच आइसोमर्स, के एज मिरर इमेज के होने के बावजूद भी वो एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को पहचान लेता है। ये भी उनकी जो है स्पेसिफिसिटी ही है कि वो एक खास स्पेसिफिक जो मिरर जो इमेज है, जो एक खास शेप है, उसी शेप को ही पहचान के उनको आगे कैटलाइज करवाते हैं। रिएक्शन स्पेसिफिसिटी की बात करते हैं तो एंजाइम दैट कैटलाइज सर्टेन टाइप ऑफ रिएक्शन, के वो मखसूस टाइप के जो रिएक्शन होते हैं जस्ट उन्हीं को ही प्रोसीड करते हैं और किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। ग्रुप स्पेसिफिसिटी की बात करते हैं तो एंजाइम दैट कैटलाइज अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन स्पेसिफिक कंपाउंड, के ये खास ग्रुप को ही जो है वो कैटलाइज करते हैं। कि कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो के मखसूस सब्सटेंसेस के ग्रुप होते हैं, कि स्पेसिफिक जो ग्रुप होते हैं सब्सटेंसेस के जस्ट उन्हीं को ही आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, जो और दूसरे जो कंपोनेंट्स होते हैं जो उनके साथ ये रिएक्ट नहीं करते। The activity of enzyme is closely regulated, कि अगर हम तीसरे नंबर पे बात करते हैं कि ये कैसे एंजाइम से बेहतर है, मतलब एंजाइम कैसे कैटलिस्ट से बेहतर है, तो ये है कि the activity of enzyme is closely regulated, कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको रेगुलेट कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी जो एक्टिविटी है उसको बढ़ा भी सकते हैं, उसको कवर भी कर सकते हैं। जबकि जो कैटलिस्ट होते हैं वो अनकंट्रोल होते हैं, उनको कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है, उनकी स्पीड को, उनके रिएक्शन को स्टॉप करवाना ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करते हैं, डाइजेशन एंड एंजाइम प्रोसेस, के ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये
प्रोसेस होता है कि फूड का बॉडी के अंदर इंटेक करना और उसका बॉडी का पार्ट बनना, ये जो प्रोसेस है डाइजेशन कहलाता है। और इसमें ये होता है कि ये भी एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है। ये किस तरह से है उसकी हम बात करते हैं। Where do we need to digest our food, कि हमें जो है ये एंजाइम खुराक को हजम करने के लिए क्यों जरूरी होते हैं, क्यों चाहिए होते हैं। अब सपोज हम फूड लेते हैं, फूड के अंदर जो मौजूद कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास 6 कंपोनेंट्स होते हैं। उनमें कौन कौन से हैं, ये प्रोटीन है, फैट, ये लिपिड है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वाटर हैं। अब हमें जो तीन जो हमारी बॉडी का पार्ट बनते हैं वो जस्ट तीन ही कंपोनेंट हैं। वो कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है और लिपिड है। ये इनसे हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। मतलब ये एनर्जी ऑब्टेनिंग जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है वो जस्ट तीन ही हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड होते हैं, सपोज हमारे पास स्टार्च, प्रोटीन और फैट्स हैं, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है बहुत बड़ा है, लार्ज मॉलिक्यूलर वेट है। तो ये डिफिकल्ट होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो आपकी बॉडी का पार्ट बने। दे कैन नॉट डिफ्यूज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन फॉर अब्जॉर्प्शन, के लार्ज मॉलिक्यूलर वेट होने की वजह से ये स्टार्च, ये प्रोटीन, ये फैट हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं बन सकते। तो फिर हमें एंजाइम की जरूरत पड़ती है, उनकी हेल्प की जरूरत पड़ती है। Therefore, they must be digested into simpler, smaller and soluble substances. Then हम क्या करते हैं कि स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को जो है छोटे और आसान और सॉल्युबल सब्सटेंसेस में डाइजेस्ट कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो डाइजेशन होती है, ये जो कन्वर्जन होती है, ये किसकी वजह से होती है, इट जस्ट बिकॉज ऑफ एंजाइम्स। और ये जो स्मॉल सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, मतलब ये छोटे जो सब्सटेंसेस हमें कंपोनेंट्स ऑब्टेन होते हैं, ये इजीली जो है सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम अदर एप्लीकेशन एंजाइम की बात करते हैं तो एनारोबिक जो एनाबोलिक प्रोसेस है, एनाबोलिक प्रोसेस कौन से होते हैं, जिनके अंदर जो है वो छोटे कंपोनेंट, छोटे मोनोमर्स मिलके पॉलीमर बनाते हैं, छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल लेना चाहेंगे, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड, के अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं। तो इनको जो प्रोसीड करवाने के लिए भी एंजाइम चाहिए होते हैं। इसी तरह कैटाबोलिक प्रोसेस है, तो इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करवाया जाए, जिसे हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी कह सकते हैं, कि ग्लूकोज से पैरोवेट 6 फास्फेट तक, ग्लूकोज से पैरोवेट, मतलब ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, ये भी सारा जो है एंजाइम की वजह से ही होता है। और ऐसे रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए भी हमें एंजाइम रिक्वायर होते हैं। कैटालेज प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो कैटालाइजेस द ब्रेकडाउन ऑफ टॉक्सिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू हार्मलेस वाटर एंड ऑक्सीजन, के कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो मतलब नुकसानदायक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, उनको हार्मलेस कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। कैटालिसिस अबंडेंट इन लिवर एंड ब्लड, कि ये जो कैटालिसिस होते हैं, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। और इनकी जो मिकदार होती है, ये मोस्टली जो होते हैं ये लिवर और ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम के बारे में बात करते हैं, तो एंजाइम को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे एंजाइम को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन, कि ये जिस तरह के केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उस हिसाब से ही हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। इन वेरी फर्स्ट अगर हम बात करते हैं, एंजाइम दैट कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन आर कॉल्ड हाइड्रोलेजेस, के जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, उन एंजाइम को हाइड्रोलेजेस कहा जा सकता है। अगर हम एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बोहाइड्रेसिस और प्रोटीएसेस और लाइपेजेस है। मतलब कार्बोहाइड्रेसेस हैं, प्रोटीएसेस हैं और लाइपेजेस हैं। ये वो एंजाइम हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स की हाइड्रोलाइसिस करते हैं, कि इनकी ब्रेक डाउन करते हैं वाटर के साथ। प्रोटीएसेस जो है ये प्रोटीन के डाइजेशन करते हैं, लाइपेजेस जो है ये लिपिड के डाइजेशन करते हैं। तो ये वो एंजाइम हैं जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। एंजाइम इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, के एंजाइम वो एंजाइम की हम बात कर सकते हैं कि जो फूड की डाइजेशन में या ऑक्सीडेशन में इस्तेमाल होते हैं। मतलब ऑक्सीडेशन से क्या मुराद है, कि हम फूड से ग्लूकोज ऑब्टेन करते हैं और ग्लूकोज से एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऑब्टेन करते हैं, वो डिफरेंट केमिकल प्रोसेस के थ्रू। और इन रिएक्शंस को हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंजाइम भी नाम दे सकते हैं,
क्योंकि डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही होती है और डिफरेंट में रिडक्शन हो रही होती है। तो इस तरह भी हम इनको नाम देख सकते हैं। बस कलेक्टिवली हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह के केमिकल रिएक्शन में ये एंजाइम इस्तेमाल होगा उसी हिसाब से हम इनकी नेमिंग करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आके क्वेश्चन कर सकते हैं।